नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में हमारी मदद करेंगे गन्नू। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें। माय नेम इज गन्नू शर्मा। ओके, ठीक है। गन्नू आज हमारी इस वीडियो के हेल्प करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है आपके डायबिटिक कीटो एसिडोसिस पे। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या होता है? हाँ, देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही होता है कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या है। तो डायबिटीज कीटो एसिडोसिस एक ट्रायड है, ट्रायंगल। तो डायबिटीज होगा पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? 200 से ज्यादा, 300, 400, 500, 600 तक हो सकता है। डायबिटीज कीटो एसिडोसिस है ना। कीटोन्स इसमें बनते हैं। कीटोन्स जब हम यूरिन में देखेंगे तो यूरिनरी कीटोन्स होते हैं। और एसिडोसिस मतलब पीएच जो होता है ब्लड का वो लेस देन 7.3 हो जाता है। तो ये तीनों ट्रायड मिलकर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बनता है। ये जनरली टाइप 1 डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनमें देखा जाता है, पर टाइप 2 अदर डायबिटीज से भी एसोसिएटेड होता है। और कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स तो जो टाइप 1 डायबिटिक होते हैं उनमें वो आते ही डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में है, तब पता चलता है इनको टाइप 1 डायबिटीज की वजह से डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हुआ है। और कोई क्वेश्चन है? ये किन्हें होता है? ये किन्हें होता है? देखो, ये से मैंने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज वालों में ही ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस मेनली पाया जाता है, पर अदर डायबिटीज से भी एसोसिएटेड ये रहता है। और कोई क्वेश्चन? इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पहचानें कि पेशेंट को डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं देता हूं। पेशेंट आएगा, उल्टी हो रही है, जी घबरा रहा है, पेट दर्द ऐसा कि जैसे अपेंडिसाइटिस हो, पैनक्रेटाइटिस हो या बाउल रप्चर हुआ हो, ऐसा दर्द मिमिक करता है। तो एब्डोमिनल सीवियर पेन, डीप गैस्पिंग, ब्रीथिंग, लंबी लंबी सांस लेगा तेज तेज, तो इसे हम बोलते हैं कॉस्मोल्स ब्रीथिंग। और एक एसीटोन जैसी स्मेल आएगी ब्रीथ में, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ, पेशेंट हो सकता है अनकॉन्शियस हो या वीकनेस रहे, और यूरिन बार बार आएगा, डिहाइड्रेटेड रहेगा पेशेंट इसके अंदर। और कोई क्वेश्चन है आपका? इसको डायग्नोस कैसे करें? डायग्नोस से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हम डायग्नोसिस पे जाएंगे, उससे पहले सिम्टम्स बता देता हूं कि इसमें क्या सिम्टम्स, क्या कारण होते हैं। सिम्टम्स तो हमने बात कर ली, उल्टी होना, जी घबराना, दस्त भी हो सकते हैं, पेशाब बार बार आना, पेट में सीवियर पेन होना, रेस्पिरेशन बहुत तेज तेज चलना। तो ये तो सिम्टम्स हो गए। अब इसके कारण जो होते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के, वो मैं बताता हूं, फिर अपन डायग्नोसिस पे बात करेंगे। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के जो कॉजेज है वो है इन्फेक्शन। जैसे पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल डायरिया हुआ, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ, एंट्राइटिस हुआ, कोरोना हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सेप्टिसीमिया, कोई भी इन्फेक्शन है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कर सकता है। या फिर पेशेंट टाइप 1 डायबिटिक है, उसने इंसुलिन लेना भूल गया, खाना खा लिया, तो वो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में जा सकता है। या फिर पेशेंट प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट फीमेल में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं क्योंकि उसमें इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। या फिर पेशेंट बहुत मोटा है तो उसमें हो सकता है। या पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ, स्ट्रोक हुआ, या कोई स्ट्रेस है, या पेशेंट कोकेन अब्यूजर है, या पेशेंट ग्लिफ्लोजेन दवाई आती है SGLT2 इनिबिटर्स लाइक डापाग्लिफ्लोजन, कानाग्लिफ्लोजन, ठीक है, ये दवाइयां भी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस को प्रमोट करती हैं। उसके अलावा जो मैंने बताया, मिस हो गया इंसुलिन, तो वो हो सकता है। ये सारी चीजें रहती है जो कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में कारण का रोल प्ले करती है। उसके अलावा अब जैसे गन्नू ने मेरे से पूछा था कैसे डायग्नोस करें, कैसे पहचाने इसको, तो देखो, पहले तो क्लिनिकली पेशेंट उल्टी कर रहा है, सीवियर एब्डोमिनल पेन बता रहा है, हो सकता है अनकॉन्शियस हो गया हो, तो उस केस में सबसे पहले ग्लूकोमीटर से शुगर चेक कर ली। शुगर चेक कर ली तो शुगर बहुत हाई आया, ठीक है, हाई आया। फिर हम रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे जो कि 30+ है पेशेंट का। उसके अलावा कॉस्मोल्स ब्रीथिंग है, एसीटोन की स्मेल ब्रेथ से आ रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स है। फिर हम क्या करेंगे, एबीजी करके देखेंगे। तो एबीजी में जो पीएच है, ब्लड पीएच, वो कितना रहेगा? लेस देन 7.3, तो ये एसिडोसिस में है पेशेंट। उसके अलावा पेशेंट का हम चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई निमोनिया तो नहीं है, पर तुरंत चेस्ट एक्सरे नहीं होगा, तुरंत इमीडिएट नहीं होगा। इमीडिएट तो हमें पेशेंट को कंट्रोल करना है, अदरवाइज पेशेंट का डेथ हो सकता है। सीटी स्कैन करा सकते हैं स्ट्रोक को रूल आउट करने के लिए, पर पेशेंट को स्टेबल करना इज इंपॉर्टेंट। सीबीसी आप ब्लड सैंपल ले सकते हो, उसमें काउंट्स वगैरह बढ़े हुए रहेंगे, सीआरपी आप देख सकते हो। एबीजी में बाइकार्ब का लेवल देखोगे आप, तो बाइकार्बोनेट्स लेस देन 15 हो जाएगा।
उसके अलावा यूरिन में कीटोन्स पॉजिटिव होते हैं, प्लाज्मा में ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट हम देखेंगे वो रेज्ड रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बताएंगी कि पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में है। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया इन्वेस्टिगेशन का रूल कि भाई पेशेंट को रूल आउट करें, क्या कारण था डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, हिस्ट्री लें, कोई दवाई तो नहीं खाता, इंसुलिन डोज मिस तो नहीं हो गया, उसके अटेंडर से पूछ लें। तो ये सारी चीजें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को हम बताएंगे। जैसे ब्लड एनालिसिस है, एबीजी है, तो तुरंत करना है, इमीडिएट तुरंत। ईसीजी आप कर सकते हो तुरंत वहीं पे बेड पे, तो ये फैसिलिटीज होती है, कोई एमआई तो नहीं आ गया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपका? इसको ट्रीट कैसे करेंगे? हाँ, अब इंपॉर्टेंट होता है ट्रीटमेंट। तो पहले तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, ट्रीट द कॉज। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले कॉज को तो हम ढूंढेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन। फ्लूइड दो पेशेंट को 1 लीटर बोलस फ्लूइड, 1 लीटर नॉर्मल सलाइन 0.9% रनिंग में दो। इंसुलिन क्यों नहीं दे रहे हम? यहाँ पे क्वेश्चन उठता है। देखो, हो सकता है पेशेंट हाइपोकैलिमिक हो, तो हाइपोकैलिमिक है, इंसुलिन दे देंगे तो हम पेशेंट की जान ले सकते हैं। आपका इंसुलिन पेशेंट की जान नहीं बचाएगा या जान ले लेगा। अगर पोटेशियम कम है तो इंसुलिन पोटेशियम को और कम कर देगा। पहले फ्लूइड दो, क्यों? पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, बार बार यूरिन, वॉमिटिंग, उसके अलावा एसिडोसिस, तो एसिडोसिस करेक्ट करना है। फिर फ्लूइड दे दिया, उसके बाद हम पोटेशियम देखेंगे। अगर पोटेशियम कम है तो पोटेशियम उसका नॉर्मल करेंगे। जब 3.5 के अबाव होगा फिर हम इंसुलिन कितना देंगे? 0.1 यूनिट पर किलोग्राम बॉडी वेट। तो अगर पेशेंट का 100 किलो वेट है तो 10 यूनिट स्टेट में बोलस। उसके अलावा 10 यूनिट्स का इन्फ्यूजन बनाएंगे और वो धीरे धीरे स्लो इन्फ्यूजन रेट पे पेशेंट को हम देते रहेंगे। अब क्या है, ग्लूकोज का हमारा टारगेट कितना है सेट करना? 150 से लेके 200 के बीच में। अगर आपका ब्लड शुगर आ गया 180 या 150, तो क्या आप इंसुलिन ड्रिप बंद कर देंगे, इन्फ्यूजन? तो मैं कहता हूं बिल्कुल मत करना, लाइफ थ्रेटनिंग होगा पेशेंट के लिए। अब क्यों बंद नहीं करना, ये भी क्वेश्चन आपके मन में आएगा। शुगर करेक्ट हो गया, अब हम इंसुलिन का इन्फ्यूजन क्यों नहीं बंद करें? शुगर डाउन होगा, डेक्सट्रोज के साथ चलने दो इंसुलिन का इन्फ्यूजन। क्यों? अब आप इंसुलिन का इन्फ्यूजन जब बंद करोगे जब एसिडोसिस करेक्ट होगा। जब एसिडोसिस ब्लड में करेक्ट होगा ना, तब तो आप डेक्सट्रोज के साथ दो इंसुलिन। ठीक है, पोटेशियम लेवल मेंटेन रखो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आरएल भी दे सकते हो, पर आरएल ठीक नहीं है, नॉर्मल सलाइन चलने दो। जो हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें आरएल थोड़ा सा सेफ नहीं रहता है, वो चीजें ध्यान रखें। उसके अलावा अब देखिए पेशेंट को कहीं सेरिब्रल एडीमा तो नहीं है, वो भी फ्लूइड से मैनेज होगा। मैंने आपको अलग से बता रखा है सेरिब्रल एडीमा कैसे ट्रीट करते हैं। उसको सिटिंग पोजीशन में रखेंगे ताकि प्रेशर कम हो। उसके अलावा पेशेंट को बाइकार्ब भी दे सकते हैं अगर सीवियर एसिडोसिस है तो, पर बाइकार्ब भी हम यहाँ यूज नहीं करते हैं। हम सिर्फ इंसुलिन इन्फ्यूजन से ही एसिडोसिस को करेक्ट करते हैं। मैनिटॉल नाम की दवाई यूज कर सकते हैं सेरिब्रल एडीमा कम करने के लिए। तो ये सारे हमारे प्रिवेंशन रहेंगे। एसिडोसिस करेक्ट होगा तभी हम इन्फ्यूजन कम करेंगे, अदरवाइज ग्लूकोज ड्रिप देंगे, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स और ये सब मेंटेन करेंगे। एबीजी देखेंगे हर 2 घंटे के अंदर या 1 घंटे में आप ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करेंगे, अपने नर्सिंग स्टाफ को बताएंगे। ये एक इमरजेंसी है, इसमें ट्रीट करना एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर का ट्रीट करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर इंट्यूबेशन करने की जरूरत पड़ती है पेशेंट को, इंट्यूबेट, तो किसी नए वर्कर से इंट्यूबेट नहीं करवाना है, जो एक्सपर्ट है वही करेगा, क्योंकि इसमें समय कम होता है। ये एक इमरजेंसी है, जल्दी से जल्दी आपको ट्रीट करना है, घबराना नहीं है। क्योंकि अगर आप घबरा गए ट्रीटिंग डॉक्टर, तो बाकियों का क्या होगा? तो अब इस सिचुएशन में पेशेंट का लाइफ आप लोगों के हाथ में होता है, उसे अच्छे से मैनेज करें, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करें, एसिडोसिस करेक्ट करें, शुगर का टारगेट 150 to 200 मेंटेन रखें। और मैंने बताया इंसुलिन इन्फ्यूजन जब तक चलेगा जब तक एसिडोसिस करेक्ट नहीं होता। ग्लूकोज का लिंक नहीं है यहाँ पे, है ना, ब्लड शुगर का लिंक नहीं है। सबसे पहले फ्लूइड देना है पेशेंट को, बोलस फ्लूइड देना है, वो इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम जरूर देखना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम कम है तो पोटेशियम पहले दोगे, इंसुलिन नहीं दोगे, अदरवाइज आप पेशेंट की जान के लिए खतरा हो सकता है। उसके बाद भी पेशेंट को मॉनिटरिंग में रखना है, आईसीयू में रहेगा पेशेंट। तो ये सारी चीजें, आपकी ये सारी स्टेप्स पेशेंट की लाइफ सेव कर सकती है और आप बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ध्यान रखें अगर ऐसी सिचुएशन होती है। अब उसके बाद क्या है, जब पेशेंट का डिस्चार्ज होगा उस समय आपको पेशेंट को समझाना है किन चीजों से आपको परहेज रखना है, क्या आपको फॉलो करना है, ताकि भविष्य में आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नहीं हो। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये सब कर लिया, अब आपको कॉज ही नहीं पता,
हो सकता है पेशेंट को ब्रेन एब्सेस हो सकता है लंग एब्सेस हो सकता है पाइलोनेफ्राइटिस हो। तो पहले कॉज को ढूंढना, अदरवाइज कॉज को बिना ढूंढे आप ट्रीट करके पेशेंट को भेज दोगे, वो वापस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जाएगा, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। कारण को ट्रीट करना है। अब यहाँ आता है कारण को ट्रीट करो, जो मैं बोलता हूँ कारण ट्रीट करेंगे, तो यहाँ आता है कारण ट्रीट करना, अदरवाइज रिकरेंट डीके हो सकता है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद। गन्नू आप कुछ कहेंगे? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। थैंक यू गन्नू फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल, थैंक यू, बाय। बाय बाय।